आज विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्रीपद परब, एडवोकेट हमारे वडेर सर सब मौजूद है। तो वन बाय वन एक दो तीन लोगों से हम सवाल लेंगे। श्री प्रसाद परब ऑल्सो वडेर, इनसे हम सवाल जवाब कराएंगे। उस हिसाब से उन पढ़ के बताता हूँ। ट्विटर पर आवाज सबने जैसे ही घोषणा की कि जैसे एनओसी नहीं चाहिए सोसाइटी की तरफ से आपके सेल या प्लेट पर, तो वो एक यूजर है ट्विटर पर ओबेद काजी साहब ने, उन्होंने लिखा है नफरत बढ़ना इमोशनल मामला है, लेकिन उसका क्या लोग मेंटेनेंस नहीं भरते, उसका जो लोग मेंटेनेंस नहीं भरते उसका क्या। हरीश दोरे ने लिखा है इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या, सोसाइटी कोई धर्मशाला है तो कोई आकर भी रह जाएगा, एनओसी होनी ही चाहिए। इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने आवार की घोषणा का विरोध भी किया है, कहीं समर्थन किया है। तो हम आगे बढ़ते हुए हम यही चाहेंगे हमारे जो कीनोट स्पीकर इससे अवेयर करें कानून क्या है और क्या लोगों को, लोग यहाँ पे आज जो कनेक्ट हुए हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक यहाँ पे विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से एकदम ट्रांसपेरेंट जानकारी चाहिए। तो मैं चाहूंगा हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं ये रमेश प्रभु साहब, एडवोकेट श्री प्रसाद परब साहब, जो महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के जो हाउसिंग फेडरेशन है, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के सभी के, उसके डायरेक्टर है प्रसाद, श्री प्रसाद परब साहब। वीडियो दिख रहा है, आपका स्वागत है। और वडेर साहब आप भी वीडियो ऑन कर लें। रीना पुजारा आपका भी वीडियो ऑन कर लें, आप एडवोकेट रीना पुजारा, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज की तरफ से। सर, ये जो निर्णय हुआ है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, एक्चुअली हम इस निर्णय को या इस स्टेटमेंट को हम अवेयरनेस की तरफ देखते हैं। हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव एजुकेशन या कोऑपरेटिव नॉलेज या कोऑपरेटिव अवेयरनेस जो होता है, इसकी जो कार्य है ये सभी महासेवा जैसे फेडरेशन ऑफिस है या स्टेट फेडरेशन है, इनके माध्यम से हम करते हैं। और जब ये स्टेटमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर ने किया है तो ये लॉ आज बना नहीं है, ये लॉ पहले से ही था। 2014 के जो अपने मॉडल बायलॉज है, अगर हम उसमें रेफर करेंगे तो उसमें ये लॉ के प्रोविजंस हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कल इन्होंने जो इसको प्रोनाउंस किया है ये स्टेटमेंट को, उसके बाद ये अवेयरनेस की भूमिका इसमें आ गई है। जो लोग जानते नहीं थे इस विषय को, उन्हें ये जानकारी प्राप्त होने शुरू हो गई है। और ये रिलेट जो कर रहा है हमारे जो मॉडल बायलॉज 2014 के जो फ्रेम हुए थे, ये फ्रेम हुए थे बेस्ड ऑन अवर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में किया गया था। और इस 97 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में प्रोविजन है वहां पे लिबर्टी दिया गया है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इसी लिबर्टी को लिंक किया गया है आर्टिकल 19 में, जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वर्ड फर्स्ट टाइम इन द ईयर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था। तो लिबर्टी को लिंक जब हम लोग आर्टिकल 19 से करते हैं तो आर्टिकल 19 में जब हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, और इसी के माध्यम से अगर हम आर्टिकल 43 कैपिटल बी को रेफर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पे लिखा है द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये चार शब्द जो आर्टिकल 43 कैपिटल बी में दिए गए हैं, और इसमें से अगर हम वॉलेंट्री फॉर्मेशन और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग को निकालेंगे तो ये जो वॉलेंट्री फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19 से लिंक किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज योर फंडामेंटल राइट एंड दैट टू वॉलेंट्री फॉर्मेशन दिया गया है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, और वहां पे हमने फ्रीडम भी दिया गया है। उसके बाद वॉलेंट्री फॉर्मेशन के बाद ऑटोनॉमस फंक्शनिंग जो वर्ड है, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग का अर्थ है कि बाहर का हस्तक्षेप कम से कम हो। तो आपको एज एन इंडिपेंडेंट, जैसे कि हमारे अभी इलेक्शन रूल्स जो 2021 के नोटिफाई हुए हैं, उसमें कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर आप खुद कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन जो आर्टिकल 43 कैपिटल बी की ऑटोनॉमस फंक्शनिंग की थी उसमें से ली गई है। और वैसे ही जो कल ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट का पूरा जो लिंकेज है
that goes to this fundamental right and your directive principles of state policy of our Indian Constitution. तो वहां पे दिया गया है आपको एक फ्रीडम, जैसे कि वॉलंटरी फॉर्मेशन हम बोलते हैं, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग बोलते हैं, बाहर का हस्तक्षेप कम से कम हो। उसी तरह जब हमारे फ्लैट के बारे में कुछ अगर निर्णय लेना हो और वो निर्णय जो है वो सेल ट्रांजैक्शन या रेंट के ऊपर अगर लागू हो, तो देन बाहर का हस्तक्षेप कम से कम हो, यानी आप आपका निर्णय ले सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन एनओसी जो है वो मैंडेट नहीं है। इसको हम वहां पे लिंक करते हैं। और हम जैसे कहे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी बायलॉज में इसका मेंशन किया गया था। तो अगर आप बायलॉ नंबर 38 देखेंगे या बायलॉ नंबर 43 रिगार्डिंग अगर हम लोग सेल और परचेस की बात करेंगे, तो बायलॉ नंबर 38 में सेल के प्रोविजंस दिए गए हैं, सेल परचेस की। ये लिंक करते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेल के प्रोविजंस है उसको ही सेम लिंकेज दिया गया है। और वहां पे दिया गया है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो या एनओसी की जरूरत नहीं है। 38C अगर आप देखेंगे तो एनओसी की मैंडेट नहीं है, वहां पे लिखा गया है क्लियर कट, बायलॉज में ये प्रोविजन मेंशन की गई है। लेकिन एनओसी कहाँ पे मैंडेट है? जहाँ पे बैंक लोन हमें लेना है या हमें कर्जा लेना है और बैंक वहां पे हमें कहते हैं कि आप एनओसी फ्लैट्स की एनओसी जो है वो सोसाइटी से आप ले लीजिए। तो व्हाट इज दैट एनओसी? दैट एनओसी जो है वो है फॉर प्रिकॉशन पर्पस। जैसे कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम बोलते हैं कि कंज्यूमर बी अवेयर, तो यहाँ पे परचेसर को अवेयरनेस देने के लिए, मतलब परचेसर को ये जानकारी मिलती है एनओसी से कि वहां पे कोई ड्यूज सोसाइटी के जो है वो पेंडिंग है कि नहीं है, कोई बोझा है क्या उस फ्लैट के ऊपर, कोई मॉर्गेज में दिया गया है क्या। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बट इफ द लोन फैसिलिटी इज नॉट देयर, अगर लोन की फैसिलिटी नहीं है, तो देन आपको एनओसी मैंडेट नहीं है, ये बायलॉ नंबर 38C ने कहा गया है। सिमिलरली बायलॉ नंबर 43 जो है, तो बायलॉ नंबर 43 कहता है कि आपको इंटीमेट करना है सोसाइटी को, 8 डेज बिफोर आपको इंटीमेट करना है अगर आप फ्लैट आपका सबलेट कर रहे हैं, लीव एंड लाइसेंस पे दे रहे हैं तो। और इस इंटीमेशन जो है ये प्रोविजन इसलिए दी गई है कि ताकि हाउसिंग सोसाइटी जो है, एक जो माध्यम है वहां पे कौन हमारे बिल्डिंग में आके रहते हैं, हम अगर फ्लैट रेंट पे देते हैं तो उसके डिटेल्स हमें बिल्डिंग में मेंटेन करने जरूरी है। और उस डिटेल्स के लिए ये इंटीमेशन होना जरूरी है कि हम किस व्यक्ति को वहां पे हम लीव एंड लाइसेंस पे रख रहे हैं। इसीलिए बायलॉ नंबर 43 में ये प्रोविजन दी गई है। लेकिन दीज टू प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बायलॉ नंबर 43 का वायलेशन करते हैं, तो अगर हम बायलॉ 117 देखेंगे, मतलब जब हम लोग इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में, तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन के कोई ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो जैसे कि बायलॉ नंबर 154B23 में दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स। सिमिलरली बायलॉ नंबर 117 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी कई ग्राउंड्स दिए गए हैं। अगर आप 116 में कहा गया है पिक्यूनरी इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं तो देन यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। उसी तरह अगर आप बायलॉ नंबर 43 का उल्लंघन करते हैं, अगर आप उसे इंटीमेट नहीं करते हैं, तो देन यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ये प्रोविजन बायलॉ नंबर 117 में क्लियर कट दी गई है। तो इस तरह से इस सारे प्रोविजंस जो ऑलरेडी थे उनकी प्रोनाउंसमेंट जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने की थी, और इसी माध्यम से ये अवेयरनेस की जो मुहिम है ये शुरू हो गई है। सुनील सर। धन्यवाद भरत साहब। प्रभु साहब, मैं जानना चाहूंगा, हाउसिंग गुरु है आप सोसाइटी में हमेशा एडवाइस करते रहे, आपकी भी प्रतिक्रिया जरूरी मायने रखती है। और काफी सारे लोग जो यूट्यूब पे जुड़े हैं हमारे हाउसिंग सोसाइटी, वो जानना चाहते हैं, वो अपोज भी कर रहे हैं कि यदि हाउसिंग सोसाइटी को, आपने भी कहा है कि ऐसे ही जब मेंटेनेंस बाकी होता है तो हम ऐसे कैसे एनओसी मिल जाती है, तो उसका गलत फायदा भी होता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? मैं इतना ही बताऊंगा, जो भी फ्लैट परचेजर है ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, सोसाइटी में जाके पूरा पता करना चाहिए और एनओसी भी लेना चाहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का डिस्प्यूट टल जाएगी। एडवोकेट वडेर साहब भी है जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के सचिव हैं, तो उनके यहाँ भी बहुत सारा इश्यूज आते ही हैं। तो वडेर साहब, जो बायलॉज में प्रोविजन है, बायलॉ नंबर 43 फॉर लेटिंग आउट ओनली इंटीमेशन देना चाहिए। बायलॉ नंबर 38 में ये बताया गया है कि आपको
परमिशन लेना जरूरी नहीं है। आप अनम्यूट करके आप ये बताइए कि कहाँ तक ये बायलॉस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है और इससे क्या-क्या धोखा है? It is very good session you have organized. Yeah. And I thankful to Ramesh ji and Sunil ji and all other those who are present in this seminar and this discussion. Suddenly 2 days back, I think so, yesterday, 2 days back, on 10th, Honorable Housing Minister has announced that there is no need of NOC of the housing society for get the flat transfer on their name. Actually, prior to the 97 amendment, there was a provision that every member, if you want to sell the flat, transfer the flat, then it is necessary to obtain the NOC of the housing society. Without having NOC or without having any letter of the society, the document of that registered document, sale document is not going to be registered. So that is the call, one of the letter of the society, how much old building is this, what is the CTS number, survey number, or what is the share certificate number, whether the earlier member is a member or not. These things are very much required for the getting the title, clear title to the purchaser. Suppose anybody is purchasing the flat without having any NOC, then whether the title of the earlier member goes to be in proper way, I don't think that it is not going to be a proper way. Because unless and until the earlier member is, whether he is a bona fide member is for the sake of administration of the housing society, but as well as the title of the flat also goes along with the certificate. That is why the certificate issued by the society is also one of the document in relating to the transfer of the flat. Just now, our advocate Sripad Parab has already told, in bylaw number 38, it is clearly mentioned there is no need of NOC for the sake of transfer. If you want to get a transfer of the flat, then there is no need. Okay. But if the member of the society to whom he is selling, if he requires to any loan proposal from any bankers, then ultimately that bank asks some of the NOC, required NOC, their standard NOC, that there is a no lien charge, the society's conveyance is completed, so and so thing. If the share certificate is not issued, then share certificate issued, then it is to be issued to the bankers. Any transfer comes over there, unless and until the prior permission of the bankers or financiers, it shall not be transferred. These are the conditions in the NOC. If there is a no NOC, that the banker will not give the loan. Ultimately, whether NOC is required or not, it is not the issue over here. But when in the smooth functioning, in the smooth transparent functioning, in the transfer of flat, it is necessary that it should be declared by the society that this is the flat of that such and such member. His share certificate is this much, and his survey number is this, and he has no root. These things are, if it is clear, then it is going to be transferred on the name of the society, and it is going to be registered in the sub-register. But when there is when the purchaser is going to take the loan from any other banker or financer, then they will definitely ask the NOC. Otherwise, they will not give any loan to that purchaser. So whether NOC is required or not, if any purchaser is purchasing the flat directly by paying amount to the member without having any loan, then in that case, NOC is not necessary. But it is better to the purchaser that they should go to the roots of the cause, whether his name in the I register or J register, whether he has properly get transferred his earlier flat on his name or not. All these things are very much important. Bylaw number 43 is also one and the same. Bylaw number 116 is there, 117 is there. Recently, whatever the chapter has been passed, that you can see that 154B7, that is called a restriction on transfer of shares and interest of a member. In this case, in the earlier bylaws and earlier act, if one of the member is purchasing the flat, then 1 year he is not able to transfer the flat because that was the precondition.
1 year he is not able to transfer the flat. But if today, once this chapter has came into existence in the 19, so in 154(b)(7), it is clearly mentioned that the dues of the housing association are to be paid. This is the precondition. So NOC is required or not required. Rather than that, the earlier member has to pay the dues. That is the precondition. Second condition is that the transferee complies and acquires membership of the cooperative society in due course of time, provided that there are several government agencies, CIDCO, MHADA, all these things, they are constructing the buildings. If the society is registered under the MHADA, then their NOC is also required. NOC of the society required or not required. But in the bylaws number 38, it is mentioned clearly. Even it is mentioned by the Honorable Housing Ministry has announced that there is no need of NOC. Whether it is not known to them, whether it is not brought to the knowledge of the Honorable Housing Ministers or not, these things are comes to be into discussion. So, yeah, but I'm of the opinion that if there is a NOC or may not be NOC, whatever it has been mentioned in the bylaws, rather than that, the functioning of the housing society in its compound is a democratic manner. And if the society decides that the man who is coming from outside, he is to be examined, he is to be verified, what background he has got, whether he is having a good background, whether he is having any complicated background, whether the members, those who are living in the housing society, 100 members, and the coming member is going to make some spoiling the situation by spoiling the situation of the society. If any of the member is coming inside the society and purchasing the ground floor flat, and if he is going to convert the flat into some other activities, then in that case, it is the right and authority of the society not to issue NOC or not to transfer the flat on the member whose intention is to come in the society, is prejudice, is going to be spoil the total environment of the society. So issuing the NOC is the right of the society. Even it is mentioned in the bylaws, that is for the sake of the bylaws, it is mentioned whether it is to obey the society or not to obey. But if the general body makes any rules for that, then that is to be abided by the society, abided by the purchaser. So I'm of the opinion that NOC must be there, and if NOC is not there, then anybody can come, and it is not that like that. Aao jao ghar apna hai. It is not a public place. It is a place of the 100 persons, those who are living calmly, quietly. So their rules and regulations are important in issuing the NOCs. I am of this opinion. This is what I meant to say that. Okay, thank you. Prabhu Sahib. पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच पटेल साहब. हाँ, yes. ये कहना था पटेल साहब का. रीना पुजारा, एडवोकेट रीना पुजारा हमारे साथ मौजूद है. ये तमाम विषय हाउसिंग सोसाइटी तमाम विषय पे काफी सालों से काम कर रही है. रीना जी क्या कहेंगे? और ऑलरेडी इस पे कानून है, घोषणा तो की, लेकिन इसके पहले से ऑलरेडी कानून है. ऑलरेडी पहले कानून था और इन्होंने सिर्फ ये बयान दिया है कि एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ये पॉइंट मिस हो रहा है कि इंटीमेशन इज इम्पोर्टेंट. तो दोनों जो बाइलॉ में 43 और 38 में है कि इंटीमेशन टू द सोसाइटी. हाँ जी. रीना जी, मैं चाहूंगा हमारे जो पार्टिसिपेंट है प्लस जो ऑडियंस है वो एग्जैक्ट जो बाइलॉ है 33 वो आप एग्जैक्ट पढ़ के बताएं. इंटीमेशन और एनओसी दोनों का डिफरेंस थोड़ा बताएं पढ़ के प्लीज. बाइलॉ नंबर 38 में पढ़ रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द इंटरेस्ट एंड कैपिटल ऑफ द सोसाइटी. तो उसमें है ABC. तो A में लिखा है a member desiring to transfer his shares and interest in the society capital shall give 15 days notice of his intention to do so to the secretary of society in a prescribed form
along with the consent of the proposed transferee in prescribed form. So 38A ये कहता है कि you have to give intimation to the society within 15 days and the society with the consent of the proposed purchaser. तो ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही बिना बताए चले जाओ. You have to intimate to the society, right? Or your intention to sell your flat. B says on receipt of such notice, the secretary of the society shall place same before the committee of the committee held next after the receipt of the notice, pointing out whether the member is prima facie eligible to transfer his shares and interest in the capital of the society in the view of the provisions of 154B 12 of MCS Act amended. So here the society is given power that they have a right to refuse the member to transfer his shares and interest in the society if there is any ineligibility on his part. That is, if he is not paid his due, if there is a litigation, there are family litigation, or there is a bank mortgage property. So in that event, the society has already got power to refuse his transfer of shares and interest in the society. So yeah, whatever people are interpreting कि NOC is not required, will give a free hand, is incorrect. Because the law is very clear कि आपको intimation देना ही है. It is compulsory, mandatory in the sense to give intimation to the society. Okay. Now we go to the C. In the event of ineligibility of the member to transfer his shares, interest in the capital property of the society, the committee shall direct the secretary of the society to inform the member accordingly within 8 days of the decision of the committee. As I have already said, कि अगर if he is not eligible, then the society will intimate that you are not eligible for A, B, C reason. So even if there is no NOC to transfer your shares, but in the intimation there is ample power to the society whether to accept your transfer or reject your power. So NOC is not there, is not a very big problem. And we go to D, no objection certificate of the society is not required to transfer the shares interest of the transfer to the transferee. However, in case of such a certificate is required by the transferor or transferee, he may apply to the society and the committee of the society may consider such an application on merits within 1 month. So again, here there is an option. So it says it is not mandatory to give NOC, but in case like bank को चाहिए या transferee को चाहिए, whoever wants can apply. They are not saying you don't apply at all. So the law is being misinterpreted by saying कि NOC is not required. So कुछ भी कर सकते हैं flat का. Anybody can go in, anybody can come out. So that is not the case. So this we have finished with 38 A, B, C, D. यस, थैंक यू रीना पुजारा जी. आपने बड़ी अहम जो अमेंडमेंट जो ऑलरेडी एक्ट है उसके बारे में बताया कि किस तरह से ऑलरेडी वो चीजें हैं और आप इसमें जा सकते हैं. वो तो आज इन्होंने मंत्री महोदय ने घोषणा की है, लेकिन पहले से ऑलरेडी MCS एक्ट में है ये. ठीक है, थैंक यू वेरी मच रीना पुजारा जी, जो एडवोकेट हैं और महासेवा से जुड़ी हुई हैं और काफी सारी चीजें आपको पता चली होगी इस विषय पर. दोस्तों मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में लिखें कि आप क्या चाहते हैं इसमें, और यूट्यूब पे तमाम लोग देख रहे हैं उनको भी चाहूंगा कि इस विषय पर लिखें. और जाते जाते मैं यही कहूँगा परब साहब. यस सर, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि हमने कहा था कि NOC की मैंडेट नहीं है और जो बायलॉज में हमारे प्रोविजन में दिया गया है, लेकिन इंटीमेशन की जरूरत है. बायलॉ नंबर 43 भी कहता है, 38 भी कहता है कि आपको इंटीमेट करना चाहिए. तो ये जो इंटीमेशन और NOC को अगर हम लोग लॉ फॉर्मेट में देखेंगे, तो ये लॉ फॉर्मेट में अगर देखने की हम लोग अगर कोशिश करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों है, ये इंटीमेशन की जरूरत क्यों है, NOC की जरूरत क्यों नहीं है. रीजन इज दैट कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सेल परचेस करते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है. और ओनरशिप का अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे लॉ में, तो वहां पे दो चीज आपको मिलती है. वन इज ओनरशिप ऑफ राइट्स और राइट ऑफ ओनरशिप. ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है.
जैसे हम एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आज मेरे जेब में जो पेन है, अगर मैं कहूंगा कि मुझे इसे बेचना है, तो आप बोलेंगे ये आपका पेन है, ये कैसे प्रूव होगा? तो मैं कहूंगा कि ये पेन जो है वो मेरे पोजीशन में है, तो आई विल शो दैट कि पोजीशन इज द ओनरशिप। तो देन आप बिलीव करोगे हाँ ये इनके पोजीशन में है करके, ये पेन इनका है, तो आप हम ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप मुझे पूछोगे कि ये आपका जो घर है वो मुझे लेना है और मैं कहूंगा कि मुझे बेचना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा? मैं आपको फ्लैट नहीं दिखा सकता। सपोज मेरा घर पुणे में है और आप मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके पेपर्स दिखाऊंगा। तो हियर आई एम शोइंग द डॉक्यूमेंट्स कि मेरा पोजीशन है, और भले ही वो फ्लैट मैंने लीव एंड लाइसेंस पे दिया गया है, किसी और को एक्चुअल पोजीशन दिया है, स्टिल आई एम इन द लॉफुल पोजीशन ऑफ दैट। तो मतलब इसका इसका सार ये है कि ओनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट्स। जैसे कि जब आप फ्लैट सेल करते हो तो वहां पे यू ट्रांसफर ऑल द राइट्स टू द अदर पर्सन। अगर आप फ्लैट जो है अगर आप लीज पे देते हैं, तो हियर यू ट्रांसफर द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप फ्लैट जो है वो मॉर्गेज करते हैं बैंक में, तो वहां पे आप ट्रांसफर क्या करते हैं? राइट टू इंटरेस्ट। तो ये बंडल ऑफ राइट्स में से आप राइट टू इंटरेस्ट निकालते हैं और बैंक को देते हैं। लीज में आप राइट टू एंजॉय निकालते हैं और उनको देते हैं। वैसे कि ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है तो ये पूरे के पूरे बंडल ऑफ राइट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, और इसीलिए सावधान की जरूरत है। ओनरशिप और मेंबरशिप कंसेप्ट इसको ब्लेंड किया गया है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो इसीलिए ये दोनों अगर आप कंसेप्ट को ब्लेंड करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो हम कहते हैं कि एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटीमेशन की जरूरत है, ताकि आपकी ये दोनों चीज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ओनरशिप अलोंग विद द मेंबरशिप। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि अगर हम बाइलॉ नंबर हमारा 24 के प्रोविजन देखेंगे, 56 की प्रोविजन देखेंगे, तो वहां पे कहा गया है कि सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। मतलब यू आर ओनली एन अलॉटी, आपको अलॉट किया गया है फ्लैट। आप टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 154 कैपिटल B-1 सब क्लॉज 17, तो वहां पे भी दिया गया है कि आपको टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी में द स्ट्रक्चर एज वेल एज द लैंड बिलोंग्स टू द हाउसिंग सोसाइटी। सो इसीलिए ये ओनरशिप और मेंबरशिप का कंसेप्ट को ब्लेंड करते हुए हमें एनओसी और जो इंटीमेशन है इसको ब्लेंड करके ही आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें अभी दो ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एनओसी की जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो रीजन है कि यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर है, इन्होंने थोड़ा सा हैवॉक मचा दिया था कि एनओसी मांगने कोई आए तो उनको देते नहीं थे, डिले हो रहा था। इसीलिए फिर वहां से जो रोष आ रहा था कि हमें एनओसी नहीं मिलती है। लेकिन फिर हम लोग दूसरा एंगल अगर देखेंगे कि अगर एनओसी के लिए नहीं आए तो हमें भी इंटीमेशन नहीं मिलेगा कि ये सामने वाला कौन फ्लैट परचेस कर रहा है, सामने वाला किसी को फ्लैट रेंट पे दे रहा है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसे ब्लेंड करते हुए दोनों ने हम अपने राइट्स और ड्यूटीज का पालन करते हुए इस इंटीमेशन का पालन करना जरूरी है। ऑफिस बेरर्स के ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत आपको उनको रिवर्ट करना है, और उनके ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो फ्लैट सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और या तो फ्लैट रेंट आउट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटीमेट करना जरूरी है। इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो ये प्रोविजन को हम पॉजिटिव वे से ले पाएंगे। सुनील सर। मैं चाहूंगा यूट्यूब पे कुछ सवाल आए, मैं सवाल लेता हूँ, आप या Yes. फिर रीना पुजारा हैं तो दोनों जवाब दे सकते हैं। एक मिनट। No NOC from housing society is needed, sale and rent in Mumbai, then what will happen to his outstanding due in society? Normally, this is the time when the seller has to settle all outstanding amount, but now he will continuity with his default. Sir, सवाल ओवरऑल वही उससे रिलेटेड है। परेश पाठक member sublet to a company who use it as a guest house. People keep changes. Sangram Pawar Society charges and collects money before renting out from the owner. Will be continuity? Yes, sir. यस सर। सर ये सवाल ये जो हम लोग ऑलरेडी अभी जो चर्चा की है उसके अनुसंधान है। हम पहला बात तो ये कहेंगे कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने कोई मिसलीडिंग नहीं किया है। उन्होंने एक जो प्रोनाउंसमेंट किया है दैट इज देयर इन द प्रोविजन ऑफ द लॉ। जो लॉ है उसके बाहर उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि एनओसी का मैंडेट नहीं है, तो यस द बायलॉ सेज दैट कि एनओसी का मैंडेट नहीं है। लेकिन उसमें एडिशन जो आज हमने चर्चा की है पुजारी
रीना पूजाने मैडम ने जो की है, वडेर साहब ने जो हमें बताया है, प्रभु सर ने जो बताया है कि ऑल दिस इज इंटीमेशन के बारे में बताया है। तो यस, अलोंग विद द एनओसी जो आप अब बात चल रही थी, उसके साथ में आपको इंटीमेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। और ये एनओसी और इंटीमेशन का दोनों का टॉपिक ब्लेंड करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे हमने लास्ट में अभी कंक्लूड किया है। तो इस तरह से सारी जो चर्चा हुई है उसमें हमें ये सार मिलता है कि एनओसी का मैंडेट नहीं है, जो स्टेटमेंट मिनिस्टर ने की है वो वैलिड है, लेकिन उसके साथ में हमें इंटीमेशन के प्रोविजंस को ध्यान रखना है। अगर आप इंटीमेट नहीं करेंगे तो हम जो बोलते हैं कि परचेसर बी अवेयर, परचेसर के जो फेवर में जो पॉइंट्स है वो चले जाते हैं। या अगर आप रेंट के टाइम पे इंटीमेट नहीं कर रहे हो, लीव एंड लाइसेंस पे टाइम पे इंटीमेट नहीं कर रहे हो, देन यू आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो ये प्रोविजन सारे ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये आज जितेन अवार्ड ने जो घोषणा की है वो ऑलरेडी पहले से था। कोई इस तरह का कोई जीआर नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कोई जीआर है, इसका कोई जीआर नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है, ये एक घोषणा हो रही ऑलरेडी से पहले से कानून है एमसीएस एक्ट में। तो आपको बताया इस कानून के बारे में। मैं चाहूंगा इससे रिलेटेड ऐसे अवेयरनेस वाले कैंपेन हम चलाते रहते हैं, फ्री वेबिनार और फ्री शोज वगैरह करते रहते हैं। आप मेरे नंबर पर रिक्वेस्ट है और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर है 9920378133। तो यूट्यूब पे आप तमाम जो लोग देख रहे हैं, आपको ये जो वेबिनार है आप लोगों को सब शेयर करें ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। हेलो सुनील जी, हमें जरा बोलने चांस दीजिए। बताइए सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बिल्कुल कैलाश चांस है। चिनवणकर है। हाँ कैलाश जी पुराने पार्टिसिपेट। आप वीडियो तो ऑन करें सर, दर्शन कराएं आपका। नहीं, मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ वर्दे जी को, परब जी को और मैडम को, क्योंकि ये कानून के बताइए। रखवाले हमारे सपोर्टिंग है कि ऑलवेज क्या होता है कि ये आधा कानून बनाते हैं जो कि अभी सोसाइटी के लिए मुसीबत होने वाली है। कि जो भी है वो बोलेंगे कि सब सरकार ने तो बोल दिया एनओसी नहीं चाहिए और जलन करते बैठेंगे हमारे साथ। कभी जाके हम भी रेंट पे जाने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं, मगर एज अ सोसाइटी ऑफिस 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 बिहेवियर हमको भी बहुत दिक्कत आने वाली है इसकी। तो ये जो कानून के अभी जो परब जी ने, वर्दे जी ने और मैडम जी ने बोला, तो उनको एक ही क्वेश्चन है कि आइए कानून की बनाते हैं। बाइलॉज में बोल रहा है कि भाई नहीं जिसकी जरूरत है, और जब ये बोल रहे हैं कि एनओसी नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं? प्लीज भैया आप ये पूछिए। मैं ले सकता हूँ। जी रीना हेलो हेलो, हाँ रीना जी बताइए। बोलिए रीना मैडम। जी। इनका क्या आवाज क्वेरी आ रही था है आपकी, सर? बोलिए ना। थोड़ा रीना कट जी गया बोलिए। आवाज। मैडम क्वेरी इतना ही था कि अभी ये जो कानून है, एक हाँ जी। कानून का सपोर्ट लेके जो भी अभी जिनको भी प्रॉब्लम करना है, वो सोसाइटी के जो ऑफिस के जो लोग हैं उनको बोलेगी कि गवर्नमेंट ने तो अभी एनओसी का जरूर नहीं बोला है, तो आप भी बाइलॉज का क्यों बता रहे हैं कि बाइलॉज में भी है प्रोविजन, और वो जो जाके हमें तकलीफ देने वाली है, क्योंकि ये आधा अधूरा कानून है। क्योंकि आधा सा बाइलॉज में तो बोल रहे हैं कि जरूरी है, क्योंकि एनओसी लेनी चाहिए, और आप बोल रहे हैं आप एनओसी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट बोल रहा है, तो ये जरा प्रॉब्लम देगा, ऐसा मुझे लग नहीं, रहा ये है। प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि गवर्नर में बोल रहा है कि एनओसी नहीं चाहिए। ये नहीं कहा कि इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन नहीं देना है। इंटीमेशन इज मैंडेटरी, एनओसी इज नॉट मैंडेटरी। बिकॉज इन बोथ द केसेस जब आप बेच रहे हो या रेंट पे दे रहे हैं, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 30, बायलॉ 43 एंड बायलॉ 38 बहुत क्लियर है कि दोनों में आपको इंटीमेशन देना है। इनफैक्ट 43 में तो पुलिस रिपोर्ट भी देना है आपको, एंड सबमिट द पुलिस रिपोर्ट। तो द लॉ इज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड बाय सेइंग कि एनओसी नहीं है तो कुछ नहीं है, फ्री हैंड मिलेगा। Word intimation on information is mandatory, NOC is not mandatory. And there is a circular of 1st January 2017 where Commissioner of Cooperative Register has issued कि NOC की जरूरत नहीं है, that it is not needed. सामने, क्योंकि अगर समझो उसके घर का उसका काम करते हो, इंटीरियर करते हो, उसने किसी का डैमेज किया वो चले उसके तो सोसाइटी के सर पे आएंगे, वो कैसे रिजल्ट हो जाएगा? मैं रिपेयर करो, मुझे क्या लेने देना? तो ऐसे में जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व हो जाएंगे? हाँ यस हेलो, यस रीना मैडम, यस यस बोलिए। इंटीमेशन तो देना ही है, कुछ नहीं करना है ऐसा तो नहीं है लॉ में। इनफैक्ट द लॉ इज वेरी क्लियर। कैलाश जी एनओसी बोलो या फिर इंटीमेशन बोलो, आपको इंटीमेशन मतलब Information. सोसाइटी के, तो इंफॉर्मेशन तो देना ही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएचएस की। हाँ। तो आपको इंटीमेशन एज पर लॉ है ऑलरेडी, ठीक है, उन्होंने बताया, आप बाइला में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
कैलाश जी, Uh, आनंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी प्लीज अनम्यूट कर अपने सेल। बिल्डर Maybe I want to एसोसिएशन ask जो है, something. प्लीज वेलकम। आप बताइए, ये जो विषय है एनओसी का, जो काफी चर्चा में है, जिसपे कमेंट्स भी आ रहे हैं, अगेंस्ट भी कमेंट्स कर रहे हैं व्हाट्सएप को, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये बहुत ही सही डिसीजन क्लैरिफाई किया गया है। मेरे ख्याल से लॉ तो ये पहले से ही था, लेकिन लोग थोड़े चेयरमैन, सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी के सोसाइटी के मेंबर्स इसको कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे थे। तो उस ये क्लैरिफिकेशन से अब वो मिसयूज के ऊपर पाबंदी लगेगी और थोड़ा लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है हाउसिंग मिनिस्टर ने, वो सही किया है और बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी किया है तो कोई बात नहीं। इसका सभी के हित में होगा और सेल परचेज इजी होगी, रेंटल पे देना भी इजी होगा। और ऐसा मैडम ने राइटली बताया कि वो जो इंटीमेशन वाला मामला है वो पहले भी था और आज भी है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो है होनी नहीं चाहिए किसी भी तरह से। थैंक यू आनंद गुप्ता जी। अभी मैं चाहूंगा, आप जो सवाल करने वाली थी, एक लेडीज है हमारे साथ में सीएचएस से रिलेटेड, मैडम प्लीज वेलकम, आप सवाल कर सकते हैं। Yeah, Sunil ji, this question is to Madam and the speakers here. Basically, intimation was always there. NOC was always not a compulsory thing. Perfectly accepted. अब अगर कोई मेंबर है जो डिफॉल्ट कर रहा है और जिसने पेमेंट्स किए नहीं है, आज की घड़ी में उसका 5-6 लाख का, उसने इंटीमेट तो कर दिया, चलो सोसाइटी को इंटीमेट करिए, आई एम सेलिंग द फ्लैट, ओके, society knows he's a defaulter, society says yeah, okay, you are not permitted, if you want to sell the flat you kindly pay the outstanding amounts. This objection which the society has raised, if that objection is not known to the purchaser because the seller does not disclose it to the purchaser, where does the society stand? Because the society will not be able to recover that amount because the purchaser will not be aware that this fellow has defaulted, and the purchaser will purchase the premises in complete oblivion of the outstanding dues that person has to pay to the society. So that is the concern. If the NOC is not compulsory, fine, which is under the bylaws. Tomorrow when you go to the registration and that NOC is not disclosed in the agreement, then what happens is the registrar registers the document, the transfer happens, and the purchaser is buying that premises with that outstanding which this person has to pay to the society, and society stands to fight another battle now. Already society ने 101 के नीचे वो amounts का ले लिया है order, okay? उनको ऑर्डर मिल गया है 101 के नीचे। ये एक बंदे के अगेंस्ट था जो बेच के अभी चला गया, दूसरा बंदा आया, अभी उसके अगेंस्ट 101 घुमा। आई मीन दिस इज समथिंग दैट इज अ कंसर्न। अगर एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है, फेयर इनफ, इट वाज इन द बायलॉज, बट एनओसी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन has to be there, because otherwise the purchaser will never come to know कि this man has defaulted in the society. Madam, first प्रभु साहब, मैं चाहूंगा प्रभु साहब जवाब। नहीं, ठीक है। Yes. मैडम आपका सवाल सही है। यदि ड्यूस नहीं भरते हैं, फ्लैट भेजते हैं, जो परचेजर है, he becomes liable to pay the dues. It will be a Yes, charge sir, on the property. But that poor fellow purchaser, he didn't come to know only at the time of purchase कि अरे ये सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया था, जो बंदे ने अब मेरे को बताया ही नहीं। नहीं, क्या है, तो लॉ में ये एक चीज ऐसे है ना, नहीं, बायर भी वेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज तो की घड़ी में कैसा है परचेजर, आज की घड़ी में कैसा है परचेजर बोलता है चल मेरे को एनओसी तो दिखा सोसाइटी का। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है ना साहब जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने, कि एनओसी नॉट रिक्वायर्ड, ना द परचेजर विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग कि तुम एनओसी क्यों मांगता है, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया एनओसी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, आप एनओसी नहीं देते हो, मेरे को करोड़ों रुपए का फ्लैट लेना नहीं है, एज सिंपल एज दैट। कल मान लो जैसा वडेर साहब ने अभी बताया, वडेर वाज वेरी वोकल इन सेइंग, वडेर साहब ने क्या बताया कि यदि आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हो तो इंस्टीट्यूशन एनओसी मांगती है। I am not taking a housing loan. I have the funds to buy the premises. ठीक है, then you also need to do the due diligence. आपके पास करोड़ों रुपए है, आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हो। नहीं, so I have to do the due diligence. I am asking, show me the NOC. The purchaser, the seller is saying
कि एनओसी का को एनओसी हैज बीन डन अवे विद. अच्छा, सेलर इज गोइंग एंड टेलिंग द सोसाइटी मैं तुम्हारा एनओसी नहीं लेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया एनओसी नॉट रिक्वायर्ड, मेरे को एनओसी लेने की जरूरत नहीं, इंटीमेट कर दिया. सोसाइटी का जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे समझेगा? सुप्रिया जी, यहाँ May पे I आप answer this? समझिए. May I answer this? हाँ, नहीं आप Yes, yes, please, madam, यहाँ पे please, कोई सर्कुलर please. नहीं है, कोई डीआर नहीं है, जो भी नहीं घोषणा नहीं हुई है. सुनील जी एक मिनट, ये वेरी फाइन लाइन है. नहीं नहीं सुनील जी, में सुनील जी एक मिनट, दिस इज अ वेरी फाइन लाइन. May I answer this, madam? Yes ma'am. If you're talking about sale of flat, please read 38D. रीना पूजा आपके जवाब दे रही. रीना जी, If you're reading 38D, it is very clear that it is not required. Doesn't mean you cannot Absolutely. ask. First. Secondly, if it is required, you can apply to the society for NOC and they will give you within a month. So purchaser has to insist, though it is not as per law. I need NOC. And if the seller refuses to give NOC, it means there is something wrong. Madam. So what happens So- is, ma'am, I have done these transactions. And what happens is, I am myself a lawyer. So what So, happens so is, am I. you write a letter to the society introducing the incoming member, right? You have to give the intimation that I intend to sell this flat to X and XYZ. The society takes that letter and the society has to confirm that, okay, we've got this intimation. Now we have these objections that you have to pay the dues. This objection which comes from the society goes to the member who's presently in that society. It doesn't go to the purchaser. Madam, At the that purchaser point- has a right to go into the society and meet the society members or the committee and ask if he wants to. There is nobody to stop him to do so. So this is something, what happens is this fine line of clarity which is there, society NOC not required बोल के वो पूरा fine line ही निकाल दिया कि भाई purchaser Madam, जा it is, सकता है. madam, as you are a lawyer, you should know that there is already the law which says that it is not required. But it doesn't say don't take it. It No, no. doesn't say don't So- take it. Ma'am, I'm completely aware. Today, what is happening is this kind of a statement which comes off, from an honorable minister, suddenly puts the entire managing committee into a state of confusion. कि अरे NOC लेना नहीं है तो ये defaulter का क्या होगा? So even if you tell them, see, these are the fine lines which the purchaser can implement, can insist upon, and you have to give your objections, everything. They still come on. These people are laymen. The managing committee is not something that is well versed with the laws. Okay, so they. Madam, keep on there is a saying ki mandatory requirement for the committee to know the law as per the bylaw itself. So need if to they know are the not law, aware need and to they are take not a educating opinion also. themselves, No, they have need to take an educate opinion themselves if they are also. in the committee. Of course, they have to take an opinion also if they are in a state of confusion. No, madam, as per bylaw, education of the committee is mandatory, ma'am. Ma'am, it's mandatory, but when it Okay, comes thank you. after we have already सुप्रिया जी, known टाइम हो this. चला है हमारा. Okay, सुप्रिया जी, fine, 5 fine. बज That's चुके हैं, okay, टाइम fine. हो चला. यस, सुप्रिया जी, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. Sunil रीना ji. पुजारा Thank जी, you, Prabhu sir. थैंक यू वेरी Thank you, मच. sir. Thank you, Sunil ji. थैंक यू वडेल साहब, रघु सर, थैंक यू वेरी मच. भरत साहब, वडेल साहब, धन्यवाद. Thank you very much. धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू वेरी मच. आप सभी पार्टिसिपेट का यूट्यूब पर हम ऐसे ही अवेयर करते रहे. मेरा नंबर मैंने शेयर किया है ताकि आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप और रिक्वेस्ट दें कि आप हम कनेक्ट होना चाहते हैं. थैंक यू Thank you. Thank you.